नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस बुलेटिन में। और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देश भर में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। इस कड़ी में राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा पर तिरंगा फहराया है और इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षों के विकास यात्रा के आत्मावलोकन के साथ साथ आगामी 25 वर्ष के अमृत काल में नए भारत के निर्माण का भी अवसर है। पांच दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच आयोजित होने वाले आजादी के इस सप्ताह में आपने इन कार्यक्रमों का अवलोकन क्या होगा। हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हो या कल विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर मौन मार्च के माध्यम से उस त्रासदी को स्मरण करते हुए आने वाले समय में कभी भी इस प्रकार की त्रासदी का सामना मानवता को न करना पड़े, उसे स्मरण करते हुए हम लोग कल विभाजन विभीषिका दिवस के मौन मार्च के साथ जुड़े थे। घर तिरंगा ने देश के 135 करोड़ लोगों को एक स्वर के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की इन परिकल्पनाओं को साकार दिखाता हुआ पूरा भारत अपने आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक, हर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों तक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक फहराता हुआ भी दिखाई दिया है। आज हम सब जब यहां पर उत्तर प्रदेश के इस मुख्य समारोह के साथ जुड़े हुए हैं, इस मंच पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीरता पुरस्कार से अलंकृत भारत के वीर सैनिक और उनके परिजन और पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियां भी बैठी हैं, जिन्हें अभी कुछ देर पहले मुझे सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर इन सभी वीर सैनिकों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रदेश की विभूतियों का इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए इनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना भी करता हूं। वास्तव में हमें इस आयोजन पर गौरव की अनुभूति क्यों न हो। याद करिए, विगत 2.5 वर्ष का वह कालखंड जब हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने जिस जज्बे के साथ कोरोना महामारी का सामना किया, सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पर थी, क्या होगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के अंदर आत्मानुशासन का परिचय देकर के अपना पूरा सहयोग डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेगी। और आज वो हम सबके सामने एक प्रमाण भी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। देश के गौरव गाथा, देश के हर नागरिक का कर्तव्य यही है कि देश को आगे बढ़ेंगे आगे। देश भर में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी देशवासियों को मुबारकबाद दी है। इस दौरान उनका बयान भी आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं 15 अगस्त के पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं।
भारत की आजादी को लेकर न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। हम जहां आज 15 अगस्त को आजादी की खुशियां मना रहे हैं, इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जब हम आजादी की खुशियां मना रहे हैं तो वहीं देश के सामने चुनौतियां भी हैं। चिंता का विषय यह भी है कि महंगाई चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। दुनिया के तमाम आंकड़ों को अगर हम देखें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो और प्रेस की आजादी के क्षेत्र में हो या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, कई जगह हमारा देश बहुत ज्यादा पीछे दिखाई दिया है। अगस्त की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूं। भारत की आजादी को लेकर के न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। जहां हम आज 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हम उन शहीदों को भी याद करते हैं, उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा का नारा देकर के आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया, और एक ऐसा समय आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जहां हम आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, जहां हम 15 अगस्त को देशवासियों को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को इस खुशी के समय पर हम आज़ादी के संकल्पों को भी याद दिला रहे हैं। जो सपने लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किए गए, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। और संवाददाता तौकीर किदवाई हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। तौकीर, हम सुन पा रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। आजादी की बधाई तो उन्होंने, आजादी के इस पावन पर्व की बधाई तो दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और ये तक कह डाला कि देश को जहां आज होना चाहिए था वो वहां नहीं है। चाहे अगर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, स्कूलिंग शिक्षा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर सवाल उठाए हैं अखिलेश यादव ने आज के दिन। जी बिल्कुल, उन्होंने बधाई जरूर दी और जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे थे जहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा झंडा फहराया गया अखिलेश सरकार में। आज वो वहां अभिवादन करने पहुंचे थे और फिलहाल उनके कई कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। अखिलेश यादव ने पहले तो बधाई दी है, लेकिन उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल खड़े किए सरकार पर, और इसके अलावा श्रीकांत त्यागी जो नोएडा का चर्चित मामला था उस पर भी उन्होंने कहा कि किस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात लाल किले से की जाती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान आप देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के नेता करते हैं। इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जो उनके समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि कहा गया था कि वो सचिवालय पास उनके जरिए जारी किया गया श्रीकांत त्यागी को, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे फर्जी बताया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानहानि का दावा किया है। तो फिलहाल इस तरह के मामलों को लेकर भी आज वो मुखर रहे और उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। शिक्षा स्वास्थ्य उन्होंने बड़ी चुनौती बताई है सरकार के लिए, और इसके अलावा जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई है उसको लेकर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है और कहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार लोगों के हितों के काम कर रही थी, और यही वजह है कि आने वाले समय में कई ऐसे दल होंगे जो एक साथ भी नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल आज की जो उनकी भूमिका थी वो एक प्रखर नेता के तौर पर उन्होंने बोला है, और आज भारतीय जनता पार्टी को कई सवालों के घेरे में भी खड़ा किया। लेकिन आज जो अमृत महोत्सव है वो पूरी जश्न में सभी लोग डूबे हुए हैं। बड़ी भारी तादाद एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आज जनेश्वर मिश्रा पार्क पर भी देखने को मिल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख क्या रहता है आगे चलकर, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा तौकीर, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो देश मना रहा है, अमृत काल में प्रवेश कर चुका है ये भारत। लेकिन जिस नए भारत की परिकल्पना जो है वो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से दी है, वो समझने लायक है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो बीड़ा है तमाम राजनीतिक पार्टियां उठाती आई हैं, लेकिन इस अमृत काल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना है कब तक साकार हो पाएगा, क्या वो उत्तर प्रदेश नया प्रदेश बन पाएगा, ये देखना होगा।
जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश। कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं जो बाकी प्रदेशों से अलग करती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के लोग जो रोजगार है उससे लगातार जुड़ रहे हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि जो ये बेरोजगारी का आंकड़ा है इसको लगातार कम किया जाए, जो नवयुवक हैं उनको रोजगार दिया जाए, सरकारी जो भर्तियां होनी उसको पूरा किया जाए। पुलिस महकमे में भर्तियां देखने को मिल भी रही हैं कि लगातार कुछ भर्ती के आवेदन जो अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। तो फिलहाल कई तरह की कोशिशें हैं, कई ऐसे शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई बड़े ऐलान किए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द जो सड़कों का काम है उन्हें पूरा किया जाएगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा लोगों को, और जो परियोजनाएं हैं वो सभी घरों तक पहुंचे इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इस तरह के सवाल कांग्रेस भी करती है और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी भी करती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा सा रुख, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, अभी 2022 के चुनाव में हमने देखा भी कि जिस तरह से 1-to-1 इलेक्शन हुआ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच, वहां पर अखिलेश यादव एक बड़े नेता के तौर पर उभरे भी हैं क्योंकि वही विपक्षी पार्टी थे जिनको 37% से ज्यादा वोट मिला है 2022 चुनाव में। और 2024 एक बड़ी चुनौती भी होगी क्योंकि 2024 का जो चुनाव होगा वो तय करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है। तो इस तौर पे उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रहेगी और विपक्षी दल किस तरह से एकजुट होंगे, ये आने वाला समय जरूर तय करेगा। और बिल्कुल आने वाला समय ये भी तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर क्या कुछ रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक ब्रेक।